हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है संसद पार्लियामेंट अध्याय 12। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पहलू बचे हुए हैं, पहले इनको कवर करते हैं। तो सबसे पहले संसद का जो दैनिक कार्यक्रम है इसके बारे में चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, जो 11 से 12 का समय होता है संसद में, इस आवर को बोलते हैं क्वेश्चन आवर यानी प्रश्नकाल। और इस दौरान 20 तारांकित प्रश्न, 230 अतारांकित प्रश्न किए जा सकते हैं। साथ ही 25 अतारांकित प्रश्न राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों से संबंधित भी हो सकते हैं। इसके बाद 12 से 1 बजे का जो समय होता है इसको बोलते हैं शून्यकाल। और 1 से 2 बजे का जो समय होता है वो होता है लंच ब्रेक। और 2 से 5 बजे तक का जो समय होता है राज्यसभा में, 5 बजे तक, वो होता है विधायी कार्य। और 2 से 6 बजे तक का जो समय है लोकसभा में विधायी कार्य संपन्न किए जाते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार को अंतिम 2.5 घंटे निजी सदस्यों के कार्यों के लिए आरक्षित रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद संसद की सामान्य कार्य संचालन प्रक्रिया जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद के प्रत्येक सदन को अपने कार्य संचालन के लिए विनियमन के लिए नियमों का निर्माण करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। और इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम निश्चित किए जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इन नियमों में परिवर्तन किए जाते हैं। वर्तमान समय में संसदीय प्रक्रिया और कार्य संचालन की जो व्यवस्था है वो निम्नवत है। ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। अगर इसके बारे में देखा जाए तो प्रतिदिन सदन की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है 11 से 12 बजे का जो समय होता है इसको बोलते हैं प्रश्नकाल, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है। प्रश्नों के माध्यम से सदस्यों के द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथा सभी महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सूचना प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः सरकारी सदस्यों यानी मंत्रियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, परंतु कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी उनसे संबंधित विषयों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिए कितने होते हैं ये प्रश्न? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो संसदीय प्रश्न जो होगा, पहला होगा तारांकित प्रश्न, इसके बाद दूसरा होगा अतारांकित प्रश्न, और इसके बाद अल्प सूचना प्रश्न और पूरक प्रश्न। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात किया जाए तो जो तारांकित प्रश्न है, तारांकित प्रश्न राज्यसभा में एक सदस्य 3 प्रश्न पूछ सकता है और प्रतिदिन 15 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं लोकसभा में अगर बात करें तारांकित प्रश्न के संदर्भ में तो एक सदस्य केवल 1 प्रश्न पूछ सकता है और एक दिन में कुल 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में अगर बात करें तो लोकसभा में एक सदस्य 5 प्रश्न पूछ सकता है और कुल 230 प्रश्न हो सकते हैं। और राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न के संदर्भ में अगर देखें तो एक सदस्य जो है, यानी एक सदस्य जिसको मतलब कि लिमिट नहीं दिया गया है, यानी कोई सीमा जो है निर्धारित नहीं है एक सदस्य को, और अधिकतम 160 प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। यानी चाहे तो एक ही सदस्य जो है 160 प्रश्न कर सकता है। और इसके बाद है पूरक प्रश्न। तो चलिए इन सभी को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तारांकित प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तारांकित प्रश्न जो है सदन में इस प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है। और इन जो प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों पर स्टार लगाकर जो है तारांक लगाकर इन्हें मतलब विशेषांकित किया जाता है, इसीलिए इन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मिलने के बाद पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है अतारांकित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिन्हें तारांक लगाकर विशेषांकित नहीं किया जाता है, स्टार लगाकर उन्हें मतलब कि विशेष नहीं बनाया जाता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो मौखिक रूप से नहीं होता है, लिखित रूप में दिया जाता है। इसमें कोई प्रश्न जो है पूरक प्रश्न नहीं होता है, कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। और सामान्यतः एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं, परंतु यदि किसी राज्य यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू है तो उनमें संबंधित 25 अतिरिक्त प्रश्न स्वीकार किए जा सकते हैं, अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो इस स्थिति में। इसके बाद है अल्प सूचना प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देखिए,
इन प्रश्नों का संबंध जो होता है लोक महत्व के किसी तत्कालिक विषय से होता है। प्रश्न का मौखिक उत्तर प्राप्त करने के लिए पूर्व सूचना 10 दिन से भी कम अवधि में दी जा सकती है। इसके बाद होता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न। देखिए पूरक प्रश्न क्या होता है? मंत्री के द्वारा किसी प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, उस उत्तर के किसी बात को लेकर जो प्रश्न पूछा जाता है उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रश्न के लिए उत्तर दिया जाता है उस उत्तर से संबंधित कोई अदर प्रश्न हो तो उसे पूरक प्रश्न कहते हैं। विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए सप्ताह में अलग अलग दिन निर्धारित होते हैं। देखिए प्रश्न पूछने के लिए सूचना देना, तो समय क्या है? सदन के सदस्य कोई भी प्रश्न पूछने के लिए जो है न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन पहले लिखित सूचना देते हैं, परंतु अल्प सूचना प्रश्नों के संबंध में यह अवधि जो है, ये जो पीरियड है वो 10 दिनों से भी कम हो सकती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है, अगर बात करें तो शून्यकाल, 0 आवर क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए प्रश्नकाल के बाद लगभग 30 मिनट का जो समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है, और इसे शून्यकाल इसलिए कहा जाता है, 0 आवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय विचार किए जाने वाले विषय पहले से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी पहले नोटिस दिए हुए सार्वजनिक हित का ऐसा कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है जिस पर तुरंत विचार करना आवश्यक समझा जाए। शून्यकाल में सभी सदस्यों को बोलने का समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। सामान्यतः सदन के द्वारा सप्ताह में 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार का जो दिन है इसके लिए मतलब कि 5 दिन का कार्य जो है किया जाता है, और सप्ताह के प्रथम 4 दिन जो होते हैं सोमवार से शुक्रवार का जो दिन होता है वो कार्य के लिए होता है सदन में, मतलब एक सप्ताह में 5 दिन का कार्य किया जाता है, और सप्ताह के जो प्रथम 4 दिन होते हैं सोमवार से गुरुवार, ये सरकार के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों पर विचार किया जाता है। तो सोमवार से शुक्रवार के जो समय है सरकार के द्वारा जो विधेयक प्रस्तावित होते हैं इन पर विचार होता है, और शुक्रवार को लगभग जो है 2.5 घंटे का जो समय होता है वो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित विधेयकों और प्रस्तावों के लिए निर्धारित होता है। जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं, जो मिनिस्टर नहीं होते हैं, उनके लिए। इसके बाद संसद की जो विधायी प्रक्रिया है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक और उनके पारित करने की प्रक्रिया के आधार पर विधेयक को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। पहला है ऑर्डिनरी बिल, यानी साधारण विधेयक। यह वह प्रारूप होता है, साधारण विधेयक जो है वह प्रारूप होता है जो सदन में विधि निर्माण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और कोई भी विधेयक विधि का रूप धारण तब करता है जब उसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा और राष्ट्रपति के स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। तो साधारण विधेयक के 2 स्वरूप होते हैं, पहला है सरकारी विधेयक, दूसरा है गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो ये विधेयक सरकार के मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। इनका संबंध आम जनता से भी हो सकता है या किसी विशेष वर्ग, संस्था या क्षेत्र से भी हो सकता है। और दूसरा है गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। ऐसे विधेयक जो मंत्रियों के द्वारा नहीं बल्कि संसद के किसी अन्य सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं गैर सरकारी विधेयक कहलाते हैं, और ये भी आम जनता, विशेष वर्ग, संस्था या क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, याद रखिएगा। सरकारी विधेयक और गैर विधेयक की जो तुलना है, क्या इन दोनों के बीच अंतर है, देख लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट बिल है और जो नॉन गवर्नमेंट बिल है, पहला अगर तुलना करें तो देखिए इसे संसद में जो सरकारी विधेयक होते हैं संसद में मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं मतलब कि संसद में मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है, तो ये गैर सरकारी विधेयक कहलाता है। सरकारी विधेयक, यह सरकारी विधेयक जो गवर्नमेंट बिल होता है यह सरकार सत्तारूढ़ दल के नीतियों को प्रदर्शित करता है, और गैर सरकारी विधेयक यह सार्वजनिक विषयों पर विपक्षी दल के मंतव्यों को प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो संसद के द्वारा, यानी जो सरकारी विधेयक है संसद के द्वारा इसके पारित होने की पूर्ण संभावना होती है, और गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो इसके संसद में पारित होने की संभावना जो होती है वो बहुत कम होती है। इसके बाद सरकारी विधेयक में अगर बात करें तो याद रखिएगा सत्ता के द्वारा जो सदन होता है, सदन के द्वारा या सत्ता के द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को जो है इस्तीफा देना पड़ सकता है। जो
लोकसभा है, अगर जो मतलब कि जो मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, ये अगर मतलब इनके द्वारा अस्वीकृत होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, और इसके इस्तीफा से क्या हो जाएगा, तो सरकार जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। और गैर सरकारी जो विधेयक है इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारी विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो सदन में प्रस्तुत करने के लिए 7 दिनों की सूचना देनी आवश्यक होती है, और गैर सरकारी विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो सदन में प्रस्तुत करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह की सूचना देना आवश्यक होता है। सरकारी विधेयक में इससे संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया जाता है। तो जो सरकारी विधेयक है इससे संबंधित विभाग के द्वारा विधि विभाग के परामर्श से तैयार होता है, और जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसको तैयार करना प्रस्तुत करने वाला सदस्य का दायित्व होता है। तो ये जो तुलना है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक में आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो साधारण विधेयक को कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, तो देखिए संसद में साधारण विधेयक को पारित करने की जो विधायी प्रक्रिया है वो निम्नलिखित है। पहला चरण में क्या होता है, पहला चरण में ड्राफ्टिंग ऑफ बिल, विधेयक का प्रारूप तैयार होता है। इसके बाद दूसरा चरण में प्रस्तुतिकरण होता है और प्रथम वाचन होता है, यानी प्रेजेंटेशन किया जाता है और फर्स्ट रीडिंग की जाती है। इसके बाद तृतीय चरण आता है, इसमें क्या होता है, सेकंड रीडिंग होती है, द्वितीय वाचन होता है। इसके बाद चरण थर्ड वन में प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाता है, ठीक है, समीक्षा करने के लिए। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट जो चरण आता है, चरण थर्ड के सेकंड में प्रवर समिति की रिपोर्ट और उस पर सदन में चर्चा की जाती है, और चरण 4 में तृतीय वाचन होता है, और चरण 4(1) में विधेयक का पारित होना, और चरण 4(2) में विधेयक का दूसरे सदन में प्रस्तुतिकरण होता है। और उपयुक्त सभी चरण दूसरे सदन में भी ऐसे ही दोहराए जाते हैं। चरण 5 में क्या होता है, दोनों सदनों से पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति जो है दी जाती है। देखिए तैयारी के बारे में अगर बात करें तो संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकतर विधेयक सरकारी विधेयक होते हैं, इसीलिए इनकी तैयारी भी सरकारी स्तर पर की जाती है। संसद में जिस मंत्रालय या विभाग का विधेयक प्रस्तुत किया जाना होता है उस विभाग का मंत्री विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मिलकर विधेयक की रूपरेखा यानी ड्राफ्ट जो है तैयार करता है, ड्राफ्ट मतलब बनाता है। और यदि विधेयक अन्य मंत्रालय और विभागों को भी जो है प्रभावित करता है तो इस संबंध में कानून मंत्री तथा महान्यायवादी से विचार विमर्श किया जाता है, ताकि संवैधानिक समस्याओं और त्रुटियों का समाधान किया जा सके। जब मंत्री विधेयक को अंतिम रूप दे देता है तो मंत्री परिषद विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की आज्ञा प्रदान करती है, और ये जो मतलब विधि है केवल सरकारी विधेयकों के लिए ही लागू होती है, न कि गैर सरकारी विधेयकों पे। प्रस्तुतिकरण या प्रथम वाचन क्या होता है, प्रेजेंटेशन, और फर्स्ट रीडिंग क्या होता है। तो अनुच्छेद 107 के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सदन में विधेयक या तो किसी मंत्री के द्वारा या किसी निजी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, और इन विधेयकों के संबंध में 1 महीने के पूर्व सूचना देनी पड़ती है, और इस सूचना के अंतर्गत विधेयक का उद्देश्य, कारण और उस पर होने वाले व्यय आदि का विवरण देना भी आवश्यक है। सदन जब अनुमति दे देता है तो विधेयक को प्रस्तुत करने वाला जो मंत्री है या सदस्य विधेयक के शीर्षक को पढ़ने के पश्चात एक संक्षिप्त भाषण देता है, जिसमें वह विधेयक के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करता है, जिक्र करता है, और साथ ही जो विधेयक की कॉपीज हैं, प्रतियां हैं, अन्य सदस्यों को भी बांट देता है, इनमें वितरित कर दी जाती है। और इस प्रकार विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है। और इसके पश्चात इसे जो है इस प्रथम वाचन के बाद क्या होता है, सरकारी गजट में इसको प्रकाशित कर दिया जाता है। तो ये होता है मतलब कि प्रेजेंटेशन एंड फर्स्ट रीडिंग, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है क्या, प्रस्तुत करने के पश्चात की प्रक्रिया का जो द्वितीय वाचन होता है यानी जो सेकंड रीडिंग होता है। इसमें क्या होता है, इस चरण में विधेयक पर विस्तृत चर्चा की जाती है, ठीक है, अच्छे से जो है इस मतलब कि कह सकते हैं कि जो विधेयक होता है इस पे अच्छे से चर्चा होता है सेकंड रीडिंग में, और विधेयक बिंदुवार जांच की जाती है। इसके बाद विधेयक का प्रस्तुतिकर्ता होता है ये सदस्य सदन के समक्ष निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्ताव रख सकता है। जैसे पहला है, विधेयक को प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए, यानी सेलेक्ट कमेटी को सौंप दिया जाना चाहिए। दूसरा, विधेयक पर जनता की राय ली जानी चाहिए। तीसरा, विधेयक को दूसरे सदन के सहमति से संयुक्त प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये क्या करता है, जो
प्रस्ताव मतलब रख सकता है प्रस्तुतकर्ता सदस्य सदन के समक्ष। ठीक है, सदन केवल उन विधेयकों पर तत्काल कार्रवाई करता है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण और विवाद रहित होते हैं। विधेयक को प्राय संबंधित प्रवर समिति को भेजा जाता है। यदि सदन विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजने के लिए सहमत हो तो उसे दूसरे सदन के स्वीकृति के लिए भी जो है भेज दिया जाता है। प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है इसके अनुसार अगर बात करें तो यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देता है, जो सदन होता है विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देता है, तो उस विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है और इस समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव में ही निश्चित कर दिए जाते हैं। यह ध्यान रखा जाता है कि समिति के जो सदस्य हैं संबंधित विधेयक के विषय के विशेषज्ञ हो। समिति के सदस्य दोनों सदनों से जो है 2:7 के अनुपात में लिए जाते हैं। प्रवर समिति का अध्यक्ष सदन के अध्यक्ष के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। यह समिति विधेयक के प्रत्येक धारा पर गहन विचार करती है और उसमें आवश्यकता अनुसार संशोधन भी करती है। प्रवर समिति विधेयक के उपबंधों पर विचार करती है परंतु विधेयक के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करती है। प्रवर समिति विधेयक के जांच के पश्चात सदन में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करती है। यदि समिति के कार्य की कोई निश्चित अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो उसे 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है। इस रिपोर्ट पर सभापति के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद प्रतिवेदन या रिपोर्ट स्तर जो है इसके बारे में अगर बात करें तो प्रवर समिति के द्वारा किए गए संशोधनों के साथ या संशोधनों के बिना विधेयक की जो प्रतियां हैं सदस्यों को वितरित कर दी जाती है। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के द्वारा संशोधित रूप में ही विचार करने के लिए स्वीकार कर लेता है तो उस विधेयक पर खंडशः विचार विमर्श किया जाता है और बहस पूरी होने के बाद अध्यक्ष के द्वारा विधेयक के प्रत्येक खंड पर मतदान करवाया जाता है और इस दौरान जो संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं वे विधेयक का अंग बन जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद तृतीय वाचन होता है। तृतीय वाचन में अगर बात करें यानी थर्ड रीडिंग, यह विधेयक जो थर्ड रीडिंग है यह विधेयक के किसी एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर चर्चा होती है और भाषा की अशुद्धियों को जो कह सकते हैं जो भाषा की जो गलतियां हैं इस अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ साधारण संशोधन भी मतलब कर दिए जाते हैं और इसके पश्चात संपूर्ण विधेयक पर मतदान होता है और इस अवस्था में प्राय विधेयक पारित हो जाता है और एक सदन में पारित होने के बाद विधेयक को दूसरे सदन को जो है भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में जो विधेयक मतलब कि अगर आता है तो क्या होता है, बिल इन अदर हाउस में आता है। मतलब कि जो दूसरा सदन है यहां पे जब विधेयक आता है तो दूसरे सदन में भी विधेयक के पहले सदन के समान उपयुक्त चरणों से गुजरना होता है और दूसरे सदन में जो विधेयक है इसके संबंध में जो विकल्प मतलब कि जो दूसरा सदन है विधेयक के संबंध में जो विकल्प अपना सकता है वो निम्नलिखित विकल्प को अपना सकता है। पहला है वह सामान्यतः विधेयक को पारित कर दे और विधेयक को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के समक्ष उसके हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत कर दिया जाए। दूसरा जो विकल्प उसके पास मतलब कि होता है वह विधेयक को पूर्णतः अस्वीकार कर दे या ऐसे संशोधन प्रस्तावित कर दे जो पहले सदन को स्वीकार्य न हो। तीसरा, विधेयक के संबंध में 6 माह का जो है कोई निर्णय ना ले, 6 माह तक यानी 6 मंथ तक कोई निर्णय ना ले विधेयक के संबंध में, यह भी विकल्प उसके पास रहता है। देखिए, उपयुक्त तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति समाधान स्वरूप अनुच्छेद 108(1) क ख के अंतर्गत दोनों सदनों की जो है ज्वाइंट सीटिंग बुलाता है और विधेयक के संबंध में उत्पन्न गतिरोध को दूर करके विधेयक के पारित होने का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करता है, क्लियर करता है। राष्ट्रपति की जो अनुमति है अगर इसके संदर्भ में बात करें तो किसी विधेयक को चाहे उसे संसद के दोनों सदन अलग अलग पारित करे या अपनी संयुक्त बैठक में उसे कानून का रूप धारण करने के लिए राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति इस संबंध में सामान्यतः अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, परंतु फिर भी कुछ अन्य स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो अन्य स्थितियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला, वह विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकता है और ऐसे स्थिति में विधेयक समाप्त हो जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, याद रखिएगा, दूसरा जो है अगर बात करें तो देखिए जब मतलब कि दूसरा जो स्थिति है वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए जब लौटा सकता है तो क्या होगा, जब लौटा देगा तो मतलब कि संसद पुनर्विचार के पश्चात तो पहला कंडीशन यह है कि विधेयक को अनुमति दे दे या अनुमति देने से मना कर दे, तो ऐसे स्थिति में विधेयक जो है समाप्त हो जाता है। अनुमति दे देगा तो कानून बन जाएगा। और दूसरा
कि वह विधेयक को जब पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो क्या होगा, तो फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये चीजें मतलब कि फिर से वहां पे जो है इसके लिए संशोधन होगा, इस पर विचार होगा, और फिर जब पुनः पारित कर दिया जाए संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, तो अब राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होता है कि राष्ट्रपति इस पर जो है अपना हस्ताक्षर करेगा और इसके बाद कानून बन जाएगा, कोई अधिनियम का रूप जो है ये धारण कर लेगा। तो जब संसद पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए पुनः भेजता है तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पे बाध्य हो जाता है, उसको करना ही होता है, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद साधारण विधेयक विधि या अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद मनी बिल है, धन विधेयक जो है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो धन विधेयक क्या है। सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, सार्वजनिक आय व्यय से संबंधित जो सभी विधेयक होते हैं वो धन विधेयक होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं। पहला है किसी कर को लगाना, समाप्त करना या उसमें परिवर्तन करना, या करों का जो है रेगुलेशन करना, विनियमन करना। भारत सरकार के द्वारा धन उधार लेना या इससे संबंधित कानूनों में संशोधन करना। भारत के संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसे किसी निधि में धन जमा करना या उस निधि से धन निकालना। चौथा, भारत के संचित निधि से धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना। संघ या राज्य की लेखाओं का अकाउंट्स का लेखा परीक्षण, यदि इस संबंध में कोई विवाद या प्रश्न उत्पन्न होता है तो कोई धन विधेयक है या नहीं, इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। वही डिसाइड करता है कि कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और इस संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियां भी सीमित है। धन विधेयक को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भांति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। धन विधेयक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो धन विधेयक से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहला है धन विधेयक केवल कहां पे प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। याद रखिएगा, धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष की जो लोकसभा अध्यक्ष है यही प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा से पारित होने पर इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार अगर बात करें तो राज्यसभा से यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर वह अपनी सिफारिशें सहित यदि कोई है तो उस विधेयक को लोकसभा को जो है लौटा दे। इसके बाद राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई संशोधन जो है नहीं कर सकती है। यदि राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में कोई संशोधन प्रस्तावित करती है तो लोकसभा उस संशोधन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के अंदर लोकसभा को धन विधेयक नहीं लौटाती है, वापस नहीं भेजती है, तो वह धन विधेयक जो है 14 दिनों के बाद पारित मान लिया जाता है राज्यसभा से, और कोई धन विधेयक संसद के संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता है। तो ये सभी फैक्ट हैं मनी बिल से रिलेटेड, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर बात करें तो साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है, इन दोनों के बारे में हम लोग जो है तुलना कर लेते हैं। इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। तो साधारण विधेयक और धन विधेयक में जो तुलना है यहाँ पे जो है आपको मतलब मैं पूरी ओवरव्यू जो है दे देता हूं ताकि आप जो है अच्छे से एनालिसिस कर पाएं। अगर पीडीएफ नहीं है तो प्लीज आप लोग पीडीएफ ले लीजिए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जो है इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया गया है। तो साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी जो बिल है और मनी जो बिल है, इसमें जो डिफरेंट है, जो तुलना है, आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, साधारण विधेयक जो है लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है और धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है। साधारण विधेयक जो है, साधारण विधेयक मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जो धन विधेयक है केवल सरकार में मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। देखिए, साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। वहीं धन विधेयक के संदर्भ में अगर बात करें तो इसे सदन में राष्ट्रपति की संस्तुति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है, और वहीं धन विधेयक के मामले में अगर बात करें तो इसे राज्यसभा के द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है,
धन विधेयक के मामले में अगर देखें तो इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। साधारण विधेयक इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में अगर बात करें तो इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता होती है। साधारण विधेयक दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। वहीं धन विधेयक के मामले में अगर देखें तो इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। इसे केवल लोकसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। साधारण विधेयक के बारे में अगर देखें तो यह लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है यदि इसे मंत्री ने प्रस्तुत किया है तो। और धन विधेयक के मामले में अगर देखें तो यह लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। साधारण विधेयक के बारे में अगर देखें तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है या पुनर्विचार के लिए भेजा भी जा सकता है, लेकिन धन विधेयक के मामले में अगर देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, याद रखिएगा। इसके बाद विनियोग विधेयक, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 114 के अनुसार लोकसभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांगों और संचित निधि पर भारित व्यय के लिए धन प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो अनुच्छेद 114 के अनुसार लोकसभा में प्रस्तुत अनुदानों की मांगों और संचित निधि पर भारित व्यय के लिए धन प्राप्त करने के लिए विनियोग विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि विनियोग विधेयक के बिना भारत की संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता है। विनियोग विधेयक भी धन विधेयक के तरह पारित किया जाता है और इसमें एक शर्त यह भी है कि इसमें किसी भी सदन में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए बजट वार्षिक वित्तीय विवरण है, तो इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुच्छेद 112 के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो जो बजट है अनुच्छेद 112 में है, तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री या उसकी अनुपस्थिति में कोई अन्य मंत्री देश के आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट के रूप में प्रस्तुत करता है। बजट केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, याद रखिएगा। केवल लोकसभा में बजट को प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बजट की जो तैयारी है, बजट दो भागों में विभाजित होता है, दो भागों में विभाजित होता है। बजट के एक भाग में संघीय सरकार की आय और दूसरे भाग में व्यय का विवरण होता है। बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री विभिन्न विभागों के अनुमानों के आधार पर नए कर लगाने और पुराने करों की दर बढ़ाने तथा कम करने के संबंध में सुझाव तैयार करता है। इसके बाद वह अपने सुझावों के प्रारूप को मंत्रिमंडल के समक्ष पेश करता है। वित्त मंत्री मंत्रिमंडल के सुझावों के अनुसार ही बजट को अंतिम रूप प्रदान करता है। बजट प्रस्तुत करने में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आने वाले वित्तीय वर्ष के अनुमानित व्यय का विवरण एकत्र करना होता है। व्यय को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय, यानी जितने भी, याद रखिएगा, जितने भी प्राक्कलन यानी एस्टिमेट या अनुमानित व्यय भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं, वे संसद में मतदान के लिए नहीं रखे जाते, किंतु प्रत्येक सदन इन अनुमानों पर चर्चा अवश्य कर सकता है। तो मतदान के लिए सदन में नहीं रखे जाते हैं, लेकिन चर्चा किया जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। भारत की संचित निधि पर जो भारित व्यय है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के संचित निधि पर जो भारित व्यय है, राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं पेंशन, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन भत्ते और पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो पेंशन है इस पर भारित होते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ते और पेंशन और ऐसे अन्य व्यय जो संविधान या संसद के द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। भारत के संचित निधि
वह फंड है या वह कोष है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। अनुच्छेद 266(3) के अनुसार अगर बात करें तो इस विधि में से विधि अनुच्छेद 114 के अनुसार पारित विनियोग विधेयक के अनुसार ही जो है व्यय किया जाता है। तो विनियोग विधेयक पास होने पर ही और इस मतलब कि फंड से व्यय किए जाते हैं। इसके बाद अन्य सरकारी व्यय के बारे में अगर देखें तो सभी व्ययों के अतिरिक्त अन्य सभी सरकारी व्यय संसद में मतदान के लिए रखे जाते हैं और इन पर जो है इन सभी पर लोकसभा में अनुमति प्रदान करने या न करने के मतदान होते हैं। और इसके जो उदाहरण है निम्नलिखित हैं। पहला है अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान की मांग। अनुच्छेद 113 के अनुसार अगर बात करें तो प्रत्येक अनुदान की मांग राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जाएगी। अनुच्छेद 115 के अनुसार अगर बात करें तो यदि किसी योजना या परियोजना के लिए बजट में निर्धारित की गई राशि से अधिक की आवश्यकता होती है, मान लीजिए बजट जो है किसी योजना परियोजना के लिए मान लीजिए 2 करोड़ निर्धारित किए गए, लेकिन लगता है कि इससे अधिक मतलब राशि की जो है जरूरत है, तो अगर अधिक राशि की आवश्यकता होती है और उस सेवा के लिए प्रदान की गई राशि से अधिक धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस अतिरिक्त धन को दर्शाने वाला विवरण जो है प्रस्तुत करवाएगा या लोकसभा में इस संबंध में मांग प्रस्तुत करेगा। जिस प्रकार बजट पारित होता है उसी प्रकार यह अनुदान भी पारित किया जाएगा। इसके बाद है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। लेखानुदान विशेष परिस्थितियों में जब अनुच्छेद 113 और 14 के अंतर्गत बजट की प्रक्रिया पूरी करने में सरकार सक्षम न हो तो संसद है पार्लियामेंट जो है सरकार को अनुच्छेद 116 के अंतर्गत लेखानुदान के रूप में वित्तीय कामकाज निपटाने के लिए धन प्रदान कर देती है। किंतु जैसे ही सरकार बजट की प्रक्रिया पूरी करने में समर्थ हो जाती है वैसे ही उसे संसद से जो है अपना वार्षिक बजट पारित करवाना होता है। तीसरा है अधिक अनुदान, एक्सेस ग्रांट। जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर जो है उस वर्ष और उस सेवा के लिए, याद रखिएगा, उस सेवा के लिए जो है अनुदान की गई रकम से अधिक धन व्यय हो गया है तो राष्ट्रपति लोकसभा में अधिक अनुदान की जो है मांग रखवाता है। इसके बाद है अपवादानुदान यानी एक्सेप्शनल ग्रांट। अपवादानुदान, यदि सरकार किसी विशेष या निश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए अनुदान की मांग प्रस्तुत करती है तो इसे एक्सेप्शनल ग्रांट कहा जाता है। यह मांग समान वर्ष में किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त होती है। इसके बाद है वोट ऑन क्रेडिट, प्रत्यानुदान। यदि सरकार को व्यय करने के लिए धन को जो सरकार है अगर इसको व्यय करने के लिए धन की जो है बहुत जल्दी आवश्यकता है और यह व्यय का निश्चित विवरण देने में सक्षम नहीं है तो प्रत्यानुदान की मांग प्रस्तुत की जाती है। यह कार्यपालिका के लिए जो है एक ब्लैंक चेक के समान होती है जो लोकसभा के द्वारा प्रदान की जाती है। इसके बाद संसद में विभिन्न प्रकार के जो प्रस्ताव हैं इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।